यह कहानी है रामपुर गांव की। गर्मियों की दोपहर तेज धूप में गांव में एक गरीब युवक रमन अपने फटे पुराने कपड़ों में चल रहा था। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर चेहरे पर एक अजीब संतोष झलक रहा था। अचानक सामने से एक अमीर व्यापारी का बेटा श्याम कार से आता है। अरे रमन, इतनी धूप में नंगे पांव कहाँ जा रहे हो? बस भटक रहा हूँ, ऐसे ही जिंदगी की राहों पर। अरे वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मगर सच बताओ, कुछ काम धंधा मिला या अभी भी खाली घूम रहे हो? काम की तलाश में ही निकला हूँ श्याम, बस मेहनत करके पेट भरना चाहता हूँ। श्याम कुछ सोचता है और कहता है, रमन, मेरे पिताजी को एक वफादार नौकर चाहिए। तुम मेरे घर आ जाओ, अच्छा पैसा मिलेगा। श्याम, अगर दोस्ती में मालिक नौकर का रिश्ता आ जाए तो दोस्ती बचती नहीं। श्याम को यह बात अजीब लगता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। दोनों साथ में गांव की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह श्याम अपने विशाल घर में बैठा हुआ था। नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। तभी उसके पिता सेठ धनीलाल आकर श्याम से कहते हैं, श्याम, कल तुझे रमन के साथ देखा था, तू फिर उस गरीब के साथ घूम रहा है। पिताजी, वो मेरा सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त? श्याम, अमीर गरीब में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती बराबरी में होती है। पर पिताजी, क्या दिल की बराबरी जरूरी नहीं? बेटा, जीवन में रिश्ते पैसे से बनते हैं, भावनाओं से नहीं। देख लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो यही गरीब दोस्त तुझे छोड़ देगा। श्याम चुप रह जाता है और वह सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। रमन और श्याम गांव के चौराहे पर मिलते हैं। रमन के हाथ में एक छोटी थैला होती है जिसमें कुछ सूखी रोटियां थीं। आज क्या लाया है भाई? बस 2 सूखी रोटियां मिली हैं, आज इसी से अपना पेट भरूंगा। रमन, मैं तुझे इस प्रकार नहीं देख सकता। मुझे तेरी हालत देखकर बहुत दुख होता है, पर क्या करूं? मैं भी अपने पिता के आगे मजबूर हूं। वो गरीबों से बहुत नफरत करते हो। श्याम, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मगर मेहनत से, किसी के टुकड़ों पर नहीं। रमन की बातें सुनकर श्याम सोच में पड़ जाता है। तभी सेठ धनीलाल के आदमी श्याम को खोजते हुए वहां आ जाते हैं। श्याम और रमन, चलो, सेठ जी ने बुलाया है। श्याम और रमन एक दूसरे को देखते हैं। पिताजी ने तुझे क्यों बुलाया? पता नहीं, पर चलकर देखता हूँ। श्याम और रमन हवेली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन श्याम परेशान रहता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। बेटा, जीवन में रिश्ते पैसे से बनते हैं, भावनाओं से नहीं। देख लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो यही गरीब दोस्त तुझे छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद वे लोग हवेली के अंदर पहुंच जाते हैं। हवेली के मालिक सेठ धनीलाल एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। रमन उनके सामने खड़ा हो जाता है। श्याम पास में खड़ा यह सब देख रहा था। तो तुम ही हो रमन, श्याम के दोस्त? जी सेठ जी, मैं ही हूँ श्याम का दोस्त। तुम्हें पता है, मेरे बेटे की दोस्ती किसी गरीब से होना हमारे परिवार की इज्जत के खिलाफ है। सेठ जी, दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। अच्छा, तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है? श्याम और रमन एक दूसरे को देखते हैं। पिताजी, दोस्ती कोई सौदा नहीं जो उसे साबित करना पड़े। सेठ धनीलाल अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। ठीक है रमन, अगर तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। कौन सा काम सेठ जी? सेठ धनीलाल मुस्कुराते हैं और एक थैली आगे बढ़ाते हैं। इस थैली में 500 सोने की मोहरें हैं। इन्हें लेकर शहर जाओ और हमारे व्यापार के लिए सामान खरीद लाओ। इतना सुनकर श्याम चौंक जाता है। पिताजी, आप मेरे दोस्त की परीक्षा ले रहे हैं? श्याम, चिंता मत कर, अगर ईमानदारी से दोस्ती निभानी है तो परीक्षा से डर कैसा। रमन थैली लेता है और हवेली से बाहर निकलता है। श्याम उसे रोकना चाहता है, पर रमन मुस्कुरा कर चला जाता है। सेठ धनीलाल रमन को एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखता है। इसके बाद रमन तेजी से जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी अचानक 2 डाकू उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे रे, लगता है थैली में काफी माल लेकर जा रहा है। जल्दी थैली इधर दे,
वरना जान से हाथ धो बैठेगा। श्याम पूरी तरह घबरा जाता है। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो थैली देकर अपनी जान बचाए या फिर लड़े और दोस्ती की ईमानदारी बनाए रखे। अरे ओ लड़के, ये पैसों की थैली हमें दे दे, वरना तुझे मारकर ले लेंगे। गरीब आदमी के पास इतना पैसा, लगता है कोई बड़ी चोरी की है। श्याम घबराता नहीं बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। ये पैसा मेरा नहीं, मेरे दोस्त के पिता का है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। डाकू एक दूसरे को देखते हैं, फिर हंसते हैं। पहला डाकू रमन की तरफ झपटता है, लेकिन रमन फुर्ती से पीछे हटता है और एक पत्थर उठाकर डाकू की टांग पर दे मारता है। अरे ये तो काफी हिम्मत वाला है। इसी बीच दूसरा डाकू रमन पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक एक कार आकर वहां रुकता है। उस कार से श्याम एक तलवार लिए उतरता है। सुनो, रमन को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। डाकू दोनों को घूरते हैं, लेकिन श्याम को तलवार लिए देखकर घबरा जाते हैं। फिर वे तेजी से वहां से भाग जाते हैं। रमन ने अब भी थैली को मजबूती से पकड़ा हुआ था। तू ठीक तो है भाई? हाँ दोस्त, पर तू यहाँ कैसे आया? मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तेरे पीछे पीछे चला आया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। श्याम को अब अपने पिता की बात गलत लगने लगती है। रमन, तू कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन तेरी दोस्ती अमीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। रमन मुस्कुरा देता है। इसके बाद श्याम और रमन हवेली में पहुंचते हैं और सेठ धनीलाल के सामने खड़े हो जाते हैं। सेठ धनीलाल गहरी नजरों से रमन को देखते हैं, क्योंकि उसी ने उन गुंडों को थैली लूटने के लिए भेजा था। तो सोने की थैली सुरक्षित लेकर आ गए? श्याम बिना कुछ कहे थैली उनके सामने रख देता है। सेठ धनराज थैली खोलते हैं और देखते हैं कि सारी की सारी मोहरें सही सलामत मौजूद थीं। अरे, एक भी मोहर गायब नहीं है। वाकई तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ कि आपका सामान नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, मैं वो सामान अपने आदमियों से मंगवा लूंगा। पास में खड़ा श्याम गर्व से अपने दोस्त की ओर देखता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब तो मान गए ना कि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। ठीक है रमन, तुमने ईमानदारी साबित कर दी, मगर दोस्ती केवल ईमानदारी से नहीं बनती, उसमें भरोसा और बलिदान भी चाहिए। पिताजी, आपने पहले ही इसे कई परीक्षाओं में डाल दिया है, अब और क्या चाहिए? रमन, अब जब तुम्हारी दोस्ती श्याम से हो ही गई है, तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में मेरी मदद करो। सेठ जी, मैं यह जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाऊंगा, लेकिन क्या? मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, किसी का एहसान लेकर नहीं। सेठ धनराज पहली बार श्याम की सोच से प्रभावित होते हैं। अगर तुम मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक दुकान खोलने में मदद करूंगा, लेकिन आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत से निभाऊंगा। गांव के चौराहे पर रमन की छोटी सी दुकान खुलती है। रमन इस दुकान में अनाज और जरूरत का सारा सामान रखता है। रमन दुकान में बैठा ग्राहकों को सामान दे रहा होता है। तभी श्याम पहली बार वहां आता है। तो भाई, अब तू व्यापारी बन गया। हाँ, तेरे जैसा दोस्त जो मेरे पास है। लेकिन श्याम, व्यापार में भी ईमानदारी सबसे जरूरी चीज होती है। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहां एक गरीब बुढ़िया आती है। रमन बेटा, घर में खाना नहीं है, क्या थोड़ा अनाज उधार दे सकता है? रमन बिना कुछ सोचे चावल की एक पोटली निकालकर उसे दे देता है। रमन, अगर हर किसी को उधार देगा तो तेरा व्यापार कैसे चलेगा? श्याम, अगर व्यापार का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता तो मैं इसे कभी न करता। मेरा व्यापार लोगों की सेवा के लिए भी है। रमन उसकी बात से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि रमन का दिल वाकई सोने से भी ज्यादा कीमती है। रमन की दुकान चलने लगती है। लोग उसकी ईमानदारी से खुश थे, लेकिन यह बात गांव के एक और व्यापारी खुसटमल को पसंद नहीं आती। वह इस दुकान को बंद करवाने की सोचता है।
एक दिन शाम को व्यापारी खुसटमल अपने गुंडों के साथ अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था। अगर यह गरीब लड़का इसी तरह व्यापार करता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो फिर इसका कोई इंतजाम करना होगा मालिक। बिल्कुल, इसे सबक सिखाना होगा जिससे कि यह अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दे। अगली सुबह गांव का बाजार। रमन की दुकान अब अच्छी चल रही थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी खुसटमल की दुकान पर भीड़ कम होती जा रही थी। व्यापारी खुसटमल गुस्से में अपनी दुकान के बाहर टहल रहा था। उसके साथ उसके गुंडे भी वहां पर थे। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इस श्याम को सबक सिखाना होगा। मालिक, अगर इसकी दुकान में चोरी हो जाए और चोरी के लिए इसका ही नाम लगा दिया जाए और कह दिया जाए कि दुकान में कौन सा रमन के खुद के पैसे लगे थे, तो लोग इस पर भरोसा करना बंद कर देंगे और यह खुद ही गांव छोड़कर भाग जाएगा। व्यापारी खुसटमल शातिर हंसी हंसता है। बहुत बढ़िया, आज रात ही इसे बर्बाद करने का इंतजाम करो। आधी रात का समय, चारों ओर अंधेरा था। रमन की दुकान बंद थी। दो परछाइयां धीरे धीरे दुकान के पास आती हैं। पहला गुंडा दुकान का ताला तोड़ता है। दूसरा गुंडा दुकान के अंदर घुसकर अनाज की बोरियां बाहर फेंकता है। जल्दी कर, कोई देख न ले। सारा माल गायब कर देते हैं, फिर लोग इसे ही चोर समझेंगे। दोनों गुंडे अनाज की बोरियां उठाकर व्यापारी खुसटमल के गोदाम में छिपा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग रमन की दुकान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। रमन घबराया हुआ दुकान के अंदर जाता है और देखता है कि पूरी दुकान लूटी जा चुकी है। अरे, रमन की दुकान में चोरी हो गई। ये सब कैसे हुआ? अब ये कैसे अपना व्यापार करेगा? तभी व्यापारी खुसटमल वहां आता है, चेहरे पर नकली सहानुभूति का भाव लिए हुए। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहीं ये चोरी खुद रमन ने ही तो नहीं करवाई? हो भी सकता है। वैसे भी इस दुकान में कौन सा रामू के खुद के पैसे लगे हुए थे? कहीं ऐसा तो नहीं फ्री का माल देखकर रमन ने खुद अपनी दुकान लुटवाया हो, जिससे उस पर किसी का शक नहीं जाए और सारा माल भी उसका हो जाए। इतना सुनकर गांव वाले चौंक जाते हैं। रमन हैरान होकर व्यापारी खुसटमल की तरफ देखता है। आप ये क्या कह रहे हो लाला जी? क्या पता, तुमने ही दुकान लुटवाया हो ताकि तुम्हें लोगों की सहानुभूति मिल सके। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। श्याम, जो अभी अभी वहां पहुंचा था, ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। बस करो लाला जी, तुम जैसे लोग मेहनत और ईमानदारी की कीमत नहीं समझ सकते। व्यापारी खुसटमल चौंकता है। श्याम आगे बढ़ता है और गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, अगर रमन चोर होता तो वह आप सभी के साथ भी बेईमानी करता। उसने हमेशा सबकी मदद की है, बिना किसी स्वार्थ के। ये सुनकर गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। हाँ, श्याम सही कह रहा है। रमन की ईमानदारी पर शक करना गलत होगा। अगर रमन ईमानदार है तो सच खुद ही सामने आ जाएगा। शाम के समय श्याम, हम दोनों को मिलकर चोर को पकड़ना ही होगा। रमन, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर चोर को जरूर पकड़ लेंगे। इसके बाद रमन और श्याम रात में चोरी के सुराग तलाशने के लिए दुकान के पास छानबीन करने लगते हैं। अचानक उन्हें ताले के पास एक टूटा हुआ कड़ा मिलता है। रमन, यह तो किसी चोर का कड़ा है। रमन उसे ध्यान से देखता है और फिर एकदम समझ जाता है। यह कड़ा मैंने पहले भी कहीं देखा है। यह कड़ा तो व्यापारी खुसटमल के गुंडे नंदू का है। तो अब हमें बस उसे पकड़ना है। अगली सुबह गांव के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। व्यापारी खुसटमल आत्मविश्वास से वहां खड़ा था। तो क्या हुआ रमन? चोरी का सबूत मिला या फिर खुद ही मान लिया कि तुम दोषी हो? रमन बिना कुछ कहे कड़ा निकालकर सभी गांव वालों को दिखाता है। ध्यान से देखो गांव वालों, ये कड़ा नंदू का है। हाँ,
रमन ठीक कह रहा है। मैंने भी यह करा नंदू के हाथ में देखा था। अब बोल नंदू, देख सच बताने में ही भलाई है। नंदू डर कर कांपने लगता है। वह सबके सामने सच उगल देता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब व्यापारी खुसटमल के कहने पर किया था। चोरी का अनाज उसकी दुकान के गोदाम में रखा है। गांव वाले यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वे लोग व्यापारी खुसटमल के गोदाम की तलाशी लेते हैं और वहां से पूरा चोरी की माल बरामद हो जाता है। धोखेबाज खुसटमल, तूने अपने लालच में आकर एक ईमानदार इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया। सुनो गांव वालों, हमें ऐसे आदमी के दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। यह सुनकर खुसटमल गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। रमन, तूने साबित कर दिया कि तू एक सच्चा और ईमानदार इंसान है। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था। अरे श्याम, इसमें साबित करने की क्या बात है? जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता। अरे वाह रमन, कितनी बड़ी बड़ी बात करते हो। अब बहुत हुआ, अब तुझसे कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा। मैं मान गया कि तू नेक और ईमानदार इंसान हो। चलो पिताजी के पास। पिताजी ने तुम्हारे लिए एक खास उपहार का इंतजाम किया है। श्याम और रमन हवेली के अंदर जाकर सेठ धनीलाल के सामने खड़ा हो जाता है। रमन, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। मुझे तुम्हारे जैसे ही एक आदमी की तलाश थी जो मेरे शहर की दुकान की देख रेख कर सके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया जाए। तभी श्याम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम्हें इस गरीबी की दलदल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए शहर में एक घर खरीदा है और अब से तुम शहर में ही रहोगे और तुम्हें 2 लाख महीना भी मिलेगा। रमन इतना सुनकर मुस्कुराने लगता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।